वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है उसकी इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 7 पर्यावरण और धारणीय यानी कि स्थित विकास। इस चैप्टर को 2025-26 के सिलेबस अकॉर्डिंग रेडी किया गया है। इजी वे में पूरे चैप्टर को समझाया गया है। आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के इर्द गिर्द पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे तो आप चेक कर लेना, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। मुख्य विषय क्या है इस चैप्टर का? आर्थिक विकास कैसे करें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। मतलब भावी जो पीढ़ी होने वाली है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। इसका मुख्य विषय अध्याय का। तो पहली चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की अवधारणा को ही समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पर्यावरण की अवधारणा को ही समझते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। वह सब कुछ जो हमें घेरे हुए है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वही पर्यावरण है। उन सभी परिस्थितियों यानी कंडीशंस और प्रभावों यानी कि इफेक्ट्स का कुल योग यानी कि टोटल है, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। यही पर्यावरण है। एग्जाम्पल के तौर पर हवा, पानी, पेड़, पहाड़, जानवर, मिट्टी, मौसम और हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, यही पर्यावरण है। तो पर्यावरण से रिलेटेड एक अधिनियम भी हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में निम्नलिखित के बीच, अभी निम्नलिखित मतलब क्या क्या चीजें हैं, उनके बीच पाए जाने वाले अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप शामिल है। जल, वायु और भूमि, जल, वायु, भूमि और मानव, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति। पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स, जैविक तत्व होते हैं और अजैविक तत्व, बायोटिक एलिमेंट्स और अबायोटिक एलिमेंट्स। जैविक तत्व वो होते हैं सभी जीवित चीज़ें, एग्जाम्पल के तौर पर पौधे हो गए, सभी पौधे, प्लांट्स, जीव जंतु, एनिमल्स और मनुष्य। अजैविक की बात करें तो जो निर्जीव होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं ये, एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स यानी भूमि, जल, वायु, खनिज, पहाड़ और मौसम। ये सारी चीज़ अजैविक है, निर्जीव चीज़ें हैं ये। फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट देख लेते हैं हम, पर्यावरण के कार्य। तो पर्यावरण चार मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करना पहला कार्य है। पर्यावरण हमें भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्सेज देता है, जो उत्पादन में कच्चे माल यानी इनपुट्स के रूप में उपयोग होते हैं। यानी कि जब उत्पादन होता है तो उसमें कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले भौतिक संसाधन देता है ये हमें पर्यावरण। एग्जाम्पल के तौर पर खनिज हो गया, जो मिनरल्स है, लकड़ी, पानी, मिट्टी। जीवन धारण में सहायक दूसरा कार्य है सस्टेन्स लाइफ। पर्यावरण के आवश्यक तत्व, एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य की रोशनी, हवा, पानी ही मानव जीवन को पृथ्वी पर स्थायी यानी स्टेबल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें ही जो है मानव के जीवन को पृथ्वी पर स्टेबल बनाते हैं। इनके बिना जीवन है ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अपशिष्टों का आत्मसात करना, एजाइमाइलेट्स वेस्ट, एजिमिलेट्स वेस्ट, ठीक है। अपशिष्टों का मतलब क्या होता है ना, जो वेस्ट होता है वो होता है उसका मतलब। तो क्या लिखा हुआ है, उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है, और उपभोग यानी कंजप्शन। उत्पादन और उपभोग की गतिविधियों से जो कचरा यानी वेस्ट पैदा होता है, पर्यावरण उसे अपने में समा लेता है, यानी अपने आप में समा लेता है पर्यावरण। जो भी वेस्ट होता है, उत्पादन और उपभोग की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़, उनसे जो भी कचरा होता है जो पैदा होता है, उनको समा लेता है पर्यावरण अपने में, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे नष्ट कर देता है। तो ये पर्यावरण का कार्य है। फोर्थ यानी कि चौथा कार्य, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर्यावरण हमें प्राकृतिक वस्तु, क्या लिखा है, प्राकृतिक सुंदरता यानी सीनिक ब्यूटी प्रदान करता है, सुंदरता प्रदान करता है, जिसका मनुष्य आनंद ले सकते हैं।
इंजॉय कर सकते हैं, मनुष्य मनुष्य इंजॉय कर सकते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ती है, एनहेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर नदियाँ, महासागर, पर्वत, तो ये भी है ना पर्यावरण ही प्रदान करता है, इन्हीं का ही मनुष्य आनंद लेता है। पर्यावरण संकट की बात करें, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये तब पैदा होता है, जो पर्यावरण संकट होता है तब पैदा होता है जब हम पर्यावरण की क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं। मतलब जो भी कैपेसिटी है पर्यावरण की, क्षमता है, उसका जब अत्यधिक उपयोग होता है तब ये संकट पैदा होता है। धारण क्षमता है, सबसे पहली चीज क्या लिखा है, धारण क्षमता यानी वहन क्षमता, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, अर्थात पर्यावरण के संसाधनों को देने और कचरे को सोखने की एक सीमा है, यानी लिमिट है। मतलब जो संसाधन दे रहा है और कचरे को सोख रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एक लिमिट है, सीमा है। जो वहन क्षमता यानी कि धारण क्षमता है, उसके प्रभावित होने का अर्थ, तो क्या लिखा है, जो वहन क्षमता है उसके प्रभावित होने का अर्थ क्या है ना, संसाधनों को निकालने की दर, जो स्पीड है, उनको दोबारा बनने यानी रीजनरेशन की दर से बहुत ज़्यादा हो जाए। ये पर्यावरण क्षमता प्रभावित होने का अर्थ ये लिखा हुआ है, संसाधनों को निकालने की दर, जिस दर से, जिस स्पीड से संसाधनों को निकाला जा रहा है, और दोबारा बनने यानी रीजनरेशन की दर से बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी निकासी ज़्यादा है और जनरेट जो है, रीजनरेशन है, वो उसकी दर कम है। ठीक है। कचरे के सृजन यानी क्रिएशन की दर पर्यावरण के उसे अवशोषित करने की क्षमता से बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब जो क्रिएशन है ना, वो उसकी दर ज़्यादा होता है, जो क्रिएट हो रहा है, सृजन हो रहा है, कचरे के सृजन की दर, ठीक है, जो क्रिएट हो रहा है कचरा, वेस्ट जो भी, उसकी दर ज़्यादा हो जाए, और जो पर्यावरण एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा हो जाए ये दर। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर होंगे। जब वहन क्षमता प्रभावित होती है, दो मुख्य समस्याएं पैदा होती है, यानी जो हमारी ये धारण क्षमता है, वहन क्षमता है ना, कैरिंग कैपेसिटी जो भी है, दो समस्याएं मुख्य तौर पर पैदा होती है, उनको समझते हैं। पहला क्या लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, वायु, जल या भूमि में हानिकारक तत्वों का मिलना। इसको एक टेबल के तौर पर मैंने समझा रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको। एक तरफ मैंने दे रखे हैं प्रदूषण का प्रकार, कारण एक तरफ दे रखे हैं कॉजेज, और एक तरफ दे रखे हैं इफेक्ट्स। तो सबसे पहली चीज वायु प्रदूषण यानी एयर। तो इसका कारण क्या है वायु प्रदूषण का, जो उद्योग है, उद्योग मान लो, जो भी उद्योग इंडस्ट्री है, उनमें जो भी काम वाम होता है तो वहाँ से धुआं निकलता है। फैक्ट्री मान लो जहाँ से धुआं निकलता है, और गाड़ियों से भी कई तरह की गैसें निकलती हैं, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। इफेक्ट की बात करें तो इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, प्रभाव क्या हो रहे हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियां, यानी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। जल प्रदूषण की बात करें, वाटर की, तो इसका कारण है उद्योगों के रासायनिक अपशिष्ट, यानी जो केमिकल वेस्ट है, जो निकलता है फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, इंडस्ट्रियों से, जो केमिकल वेस्ट निकलता है। नगर पालिकाओं द्वारा कचरा विसर्जन, जो डंपिंग हो रहा है, इससे जो है जल प्रदूषण होता है। यही चीज़ें आगे जाके पानी में मिलती हैं फिर। तो जल प्रदूषण का कारण आप समझ गए होंगे। इसका प्रभाव बताते हैं। इससे क्या क्या हो जाता है ना, हैजा हो जाता है, क्लोरा हो जाता है, और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस हो जाता है, जैसी बीमारियां जल प्रदूषण के कारण। और नॉइस है, नॉइस भी एक तरह का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। हॉर्न, लाउड स्पीकर का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, मशीनों की आवाज़ें आ रही हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इससे। इसके प्रभाव की बात करें, तनाव यानी इरिगेशन, सुनने की शक्ति यानी जो हमारी हियरिंग पावर है उसमें भी कमी आ जाती है। तो आई होप आप पर्यावरण प्रदूषण जो हमारा ए
ए पॉइंट है, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वायु जल या भूमि में हानिकारक तत्वों का मिलना। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने टेबल की मदद से समझा दिया आपको। बी है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। बी पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है वन विनाश यानी डिफोरेस्टेशन। इसका कारण क्या है? औद्योगिक मांग लकड़ी के लिए, मतलब जो लकड़ी के लिए भी बहुत मांग होती है इंडस्ट्रियों में। जनसंख्या वृद्धि के कारण ईंधन की लकड़ी की मांग, जो जनसंख्या वृद्धि है इसके कारण ईंधन की लकड़ी की मांग। शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और बड़े बांध, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स बनाना, तो इससे एक तरह का वन विनाश हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है वन भूमि की अवनति, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, अर्थात भूमि अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी या उपजाऊ शक्ति यानी फर्टिलिटी खो रही है, तो उसी को हम भूमि की अवनति बोलते हैं। इसका कारण क्या है? जो वनों की कटाई हो रही है, अत्यधिक चराई हो रही है, चराने के लिए यूज हो रहा है भूमि का, रासायनिक खाद को ज़्यादा उपयोग। चौथा पॉइंट है धारणीय आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। इसका अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं। ठीक है, कोई समझौता नहीं करता ये, ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता जो है उससे समझौता नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसका अर्थ यही है धारणीय विकास का। एक और बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। धारणीय जो आर्थिक विकास है यानी धारणीय विकास है का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी, मतलब जो प्रेजेंट, जो अभी के समय की जो पीढ़ी चल रही है उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन भविष्य यानी जो भावी पीढ़ी है, फ्यूचर वाली जो भविष्य की पीढ़ी है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मुख्य विचार की बात करें तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर और संसाधनों को बचाकर, मतलब पर्यावरण को बहुत जितना हो सके उतना कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए और संसाधनों को बचाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, यही धारणीय आर्थिक विकास का मुख्य विचार है। फीचर्स देख लेते हैं हम, मुख्य विशेषताएं अच्छे से देखते हैं विशेषताओं को। तो विशेषताओं में पहला पॉइंट है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति पहला पॉइंट है विशेषताओं में। सभी लोगों की मूलभूत ज़रूरतों यानी जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग, यानी संसाधन इस तरह इस्तेमाल हो कि वे अगली पीढ़ी के लिए भी, मतलब भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर की लिए भी उपलब्ध रहे संसाधन। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण की धारण क्षमता यानी जो वहन क्षमता है वो प्रभावित ना हो, और प्रदूषण, इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये तीसरी इसकी विशेषता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। धारणीय विकास प्राप्त करने की रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। धारणीय विकास का अर्थ कि विकास करें लेकिन पर्यावरण को बचाकर। निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं हम इसके संदर्भ में। पहला पॉइंट क्या लिखा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। आसान भाषा की बात करें, हमें कोयला, पेट्रोल और डीजल यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके, तो ये सारी चीज़ें कोयला, पेट्रोल, डीजल यानी जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और पावन ऊर्जा जो हवा की एनर्जी है, वाइंड एनर्जी जैसी ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसका फायदे की बात करें, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं इसलिए इनसे प्रदूषण नहीं होता।
हम महंगे और सीमित जीवाश्म ईंधनों पर कम निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी और गोबर गैस का उपयोग। आसान भाषा की बात करें तो गांवों में लोग खाना बनाने के लिए अक्सर लकड़ी या उपले जलाते हैं। जला रहे हैं ना वो, तो धुआं होएगा ही। सिंपल बात है, अगर वो लकड़ी जला रहे हैं, उपले जला रहे हैं, तो धुआं तो होएगा ही, जिससे बहुत धुआं होता है। इसकी जगह उन्हें एलपीजी यानी रसोई गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसे हम, या फिर गोबर गैस जो बायोगैस होती है उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस पॉइंट का यही मतलब है। फ़ायदे की बात करें तो जंगलों की लकड़ी कम कटेगी। इसका फ़ायदा ये होगा जिससे वन विनाश यानी डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है ये रुकेगा। घर के अंदर धुआं कम होगा, जो घर के अंदर भी धुआं होता है वो भी कम होगा। महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और वायु प्रदूषण कम होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इतना। तीसरा पॉइंट है वनीकरण कार्यक्रम या फिर सामाजिक वनीकरण। वनीकरण यानी पेड़ लगाना। इसको भी हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने चाहिए, बड़ी मात्रा में। जंगल के कटने को रोकना चाहिए, इसे ही वनीकरण कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फ़ायदे की बात करें, जंगल बढ़ने से पर्यावरणीय संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। मतलब जंगल बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, उससे ये सारी चीज़ें होती है। हमें साफ हवा मिलती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। स्वच्छ हवा मिलेगी, हमें साफ हवा मिलेगी। अगला पॉइंट है जैविक खेती। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैविक खेती और जैव खाद का उपयोग। खेती में रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर देना चाहिए। जो भी केमिकल वाली चीज़ें हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है और जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनका उपयोग बंद कर देना चाहिए। गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों से बनी खाद यानी जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए हमें। तो हमें फ़ायदा भी देखने को मिलता है। जो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी और पानी प्रदूषित नहीं होंगे, इसका ये फ़ायदा देखने को मिलता है। उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बनी रहेगी। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा लोगों का, क्योंकि रसायन मुक्त हो गया ना अब, केमिकल फ्री अनाज खाएंगे वो। पांचवा पॉइंट है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसकी फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग। इसको समझते हैं। शहरी क्षेत्रों में गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह, मतलब जो प्रयोग होता है पेट्रोल और डीजल का, उसकी जगह सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ायदा क्या मिलेगा इससे? साफ ईंधन है जो सीएनजी है, पेट्रोल डीजल की तुलना में बहुत कम धुआं पैदा करती है ये। शहरी वायु प्रदूषण कम होगा इससे, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है एक तरह का। पारंपरिक ज्ञान और तकनीक का उपयोग समझते हैं। इसे विकास के लिए पूरी तरह से नई और महंगी तकनीकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कि जो नई तकनीकें आ रही है और जो महंगी तकनीकें आ रही है उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए हमें। हमें खेती, निर्माण और जीवन शैली में उन पुराने प्राकृतिक प्रकृति के अनुकूल तरीकों, मतलब हमें पुराने तरीकों को भी अपनाना चाहिए। जैसे खेती, निर्माण और जीवन शैली में उन पुराने लाइफ स्टाइल है जो, उसमें उन पुराने प्रकृति के अनुकूल तरीकों की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर वर्षा जल संचयन, पानी को इकट्ठा करते हैं ना, जो वर्षा जल संचयन का मतलब ये है जैसे बारिश में बाल्टी रख दी, पानी वानी इकट्ठा करते हैं। देसी खाद बनाना को भी अपनाना चाहिए, जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे, मतलब प्राचीन समय से जो इस्तेमाल हो रहा था। फ़ायदा क्या देखने को मिलता है? ये सस्ते भी तरीके होते हैं अक्सर और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो उत्पादन है वो सस्टेनेबल रहता है, इससे टिकाऊ बनाते हैं उत्पादन को। तो आई होप जो हमने ये टॉपिक पढ़ा, धारणीय विकास प्राप्त करने की रणनीतियाँ, जो भी नीतियाँ हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ है, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण
के प्रयास एंड एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत में पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हुए, जो भी चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, सरकार और जनता दोनों ने प्रयास किए। मतलब जो गवर्नमेंट है और जो आम जनता है, जनसाधारण लोग हैं, उन दोनों की तरफ से प्रयास हुए गए हैं। कानूनी प्रयास की बात करें तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस तरह के कानूनी प्रयास देखने को मिलते हैं। संस्थागत प्रयास यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और सरकार के नियमों का पालन करवाने का काम करता है। जो ये CPCB है, इसका आपको वर्क पता चल गया। जनता की भागीदारी, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, लोगों, मुख्यतः महिलाओं, जिनमें मुख्य तौर पर महिलाओं द्वारा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने का आंदोलन, इसने पेड़ों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा वन शॉट में। अभी कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर आखिरी में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप उनको समझ लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से आप इजीली कर सकोगे। समझ के वीडियो को अच्छे से समझते रहना। तो संभावित प्रश्न की बात करें तो धारणीय विकास का अर्थ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, 3 रणनीतियों का वर्णन करना है, इनको आप पढ़ सकते हो। ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना खुद ब खुद। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेना। ये वही क्वेश्चन है वैसे तो जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% अभी आपका जस्ट प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें देख लेना आप, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए उन क्वेश्चनों को दिखाता हूँ मैं आपको। उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर आप इजीली कर सकोगे अगर आप उन क्वेश्चनों को ध्यान लगाकर समझोगे तो उन क्वेश्चनों के लिए अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें, अच्छे से सीरियस होकर उन क्वेश्चनों को सुन ले, समझ लोगे तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा कर आ जाए, आप इजीली कर सकोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिखा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो धारणीय विकास क्या है, क्या अभिप्राय है इससे, क्यों आवश्यक है। तो धारणीय विकास ऐसा विकास है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता यानी एबिलिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता, जिसमें ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। आसान शब्दों में बता दूँ तो विकास हो लेकिन उत्पादन बढ़ाए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। हम लोग हैं, विकास करें और उत्पादन बढ़ाए, अपनी ज़रूरतों का पूरा करे, लेकिन ऐसा करते समय हम अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, जंगल और स्वच्छ हवा को इतना इस्तेमाल या नष्ट ना करें। मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट ना करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि जो आने वाली पीढ़ी है या भावी पीढ़ी है, भविष्य के लिए ये ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए। ठीक है, आसान शब्दों में आप समझ गए धारणीय विकास का अर्थ। पोल साइंस भी पढ़ते होगे आप, तो आपको इतना पता होगा। आपने एक टॉपिक होगा टिकाऊ विकास इज इक्वल टू धारणीय विकास, रिलेट करके आप याद कर सकते हो, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही है। उदाहरण की बात करें, अगर हम आज सारा पेट्रोलियम यानी जो पेट्रोल है इस्तेमाल कर लेंगे तो भविष्य की पीढ़ी यानी परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए किस पर निर्भर करेगी। मतलब जो भावी पीढ़ी होगी वो किस पर निर्भर करेगी अगर आज ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो धारणीय विकास क्या कहता है, धारणीय विकास कहता है ना कि हमें सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर, वाइंड पावर जैसे विकल्पों अल्टरनेट्स जो है उनका उपयोग करना चाहिए। तो आप अर्थ समझ गए होंगे धारणीय विकास का। आवश्यकता की बात करें इसकी, हमें नीड क्यों है।
आर्थिक विकास के कारण आज कई समस्याएं पैदा हो गई हैं, इसलिए हमें धारणीय विकास की ज़रूरत है। इसके आपको मैं पॉइंट्स दिखा देता हूँ। तो संसाधनों का अत्यधिक यानी एग्जेसिव उपयोग। आर्थिक विकास के लिए उद्योग और कृषि में प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमिगत जल खनिज का तेजी से दोहन हो रहा है। यानी जो आर्थिक विकास हो रहा है ना, उसके लिए क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्री है, जो भी कृषि है, उद्योग और कृषि में प्राकृतिक संसाधनों, एग्जाम्पल के तौर पर भूमिगत जल खनिज, इनका ना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तेजी से तीव्रता से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जल्दी खत्म यानी डिप्लीट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण की धारक क्षमता यानी वहन क्षमता बोल सकते हैं इसे, एब्जॉर्बिव कैपेसिटी पर दबाव। यानी पर्यावरण में एक निश्चित यानी फिक्स्ड सीमा तक ही प्रदूषण और कचरा यानी वेस्ट समाहित करने की क्षमता होती है। यानी फिक्स्ड है, पर्यावरण की ये क्षमता फिक्स है कि वो प्रदूषण और कचरा को समाहित करती है, उसकी भी एक क्षमता ही है, वो फिक्स्ड है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण प्रदूषण इस सीमा को पार कर रहा है। जो औद्योगिकरण हो रहा है, तीव्रता से प्रदूषण हो रहा है, तो ये सीमा ना पार हो रही है। भावी पीढ़ी की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ यानी हेल्थी और सुरक्षित वातावरण यानी एनवायरनमेंट छोड़ना है। धारणीय विकास, अंतर पीढ़ी समता यानी इंटर जनरेशनल इक्विटी यानी अंतर पीढ़ी समता का अर्थ क्या है, पीढ़ियों के बीच बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा धारणीय विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता क्यों है, नीड्स। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधनों। जो आर्थिक विकास है, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, आर्थिक विकास है उसका प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों। प्राकृतिक संसाधनों पर और जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उस पर पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स का वर्णन करना है हमें, ठीक है। और विशेष रूप से हमें ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप वृद्धि जो होती है, वैश्विक उष्णता, इसको आपने पोल साइंस में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत क्लास में आपको ज़रूर बताया होगा। वैश्विक ताप वृद्धि तो ग्लोबल वार्मिंग दोनों में है, इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत और पोल साइंस में भी, तो आप चीज़ें रिलेट करके भी समझ सकते हो। उत्तर की बात करें तो आर्थिक विकास से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को दो मुख्य श्रेणियों यानी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध रैकलेस उपयोग किया जाता है, जिससे जिससे क्या क्या चीज़ होती है वो समझते हैं। पहला पॉइंट, संसाधनों का ह्रास यानी नुकसान देखने को मिलता है, डिप्लेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं संसाधनों के ह्रास में, जल यानी कि कृषि और उद्योगों में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का अत्यधिक उपयोग होने से देश के कई हिस्सों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। यानी जो ग्राउंड लेवल में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, तो कई हिस्सों में तो है ना पानी का स्तर भी तेजी से घट रहा है, गिर रहा है। दूसरा चीज़ है वन, बढ़ती आबादी और शहरों के विस्तार यानी शहर भी फैल रहे हैं, शहरों का भी विस्तार हो रहा है, और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन हो रही है, जिससे मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोशन और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। एक और चीज़ है खनिज मिनरल्स यानी कोयला और लोह अयस्क आयरन और जैसे गैर नवीकरण नॉन रेन्यूएबल खनिज भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो ये भी देखने को मिला है। भूशरण
लैंड डिग्रेडेशन, रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों, जो रासायनिक जो भी उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और जो कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स हैं के अत्यधिक उपयोग, मतलब इनका भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, भूमि की उर्वरकता यानी फर्टिलिटी कम हो रही है। तो बी बी में क्या दे रखा है, हम क्या समझ रहे थे, हमारा क्वेश्चन था आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ने वाले, मतलब जो आर्थिक विकास है उसका पर्यावरण, उसका प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसको हमको समझना है, उसका वर्णन करना है और विशेष तौर पर हमें ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है। तो हमने इसका ए पॉइंट पढ़ लिया था, नकारात्मक प्रभावों को दो श्रेणियों में बांटा गया था, उसका हमने ए पॉइंट पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम बी पॉइंट। पर्यावरण पर प्रभाव, प्रदूषण और वैश्विक उष्णता यानी वैश्विक ताप वृद्धि बोल लो, वैश्विक उष्णता बोल लो, एक ही बात है। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक विकास जो हो रहा है और कारखानों और वाहनों में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कंटेमिनेटेड होता है। ठीक है, इसके पॉइंट देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले हानिकारक यानी हार्मफुल धुएं और गैसों जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से हवा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वाइंड, क्वालिटी ऑफ एयर खराब हो रही है ना, जिससे हमको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। श्वसन संबंधी यानी रेस्पिरेटरी बीमारियां बढ़ रही है। तो आप वायु प्रदूषण आपको पता चल गया होगा। जल प्रदूषण की बात करें, वाटर पोल्यूशन की, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट यानी जो वेस्ट निकलता है उद्योगों से, इंडस्ट्रियों से, फैक्ट्रियों से सीधे नदियों और झीलों में बहा दिया जाता है। जो भी गंद निकलता है, वहाँ का वेस्ट निकलता है, बहा देते हैं। तो जो पीने का पानी होता है ना, जल पीने या उपयोग करने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो पानी कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अब हम अच्छे से समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक उष्णता को, यानी कि या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इसको समझते हैं हम। वैश्विक उष्णता का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है उसमें लगातार वृद्धि होना या संवर्धन आना। कारण की बात करें, मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों यानी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल के तौर पर, के बढ़ते उत्सर्जन यानी एमिशन के कारण होता है। ये गैसें वातावरण में एक कंबल यानी ब्लैंकेट की तरह जमा होकर सूर्य की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। मतलब जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एक और बार पढ़ देता हूँ मैं। वैश्विक उष्णता का अर्थ है जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होना। इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस इसका कारण है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन एमिशन के कारण होता है। ये गैसें वातावरण एटमॉस्फेयर में एक कंबल यानी ब्लैंकेट की तरह जमा होकर जो भी सूर्य की गर्मी है को बाहर जाने से रोकती हैं, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आर्थिक विकास का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजली बनाने वाले संयंत्र, पावर प्लांट्स, कारखाने और यातायात, ट्रांसपोर्ट के साधन इन गैसों के मुख्य सोर्स हैं जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। गंभीर प्रभाव की बात करें,
तो जो सीरियस इम्पैक्ट है उसकी बात करें तो ध्रुवीय प्रभाव, पोलर आइस का पिघलना, इससे समुद्र का स्तर यानी सी लेवल बढ़ रहा है और तटीय यानी कोस्टल क्षेत्रों के डूबने का खतरा है। मौसम में बदलाव की बात करें तो सूखा पड़ रहा है कहीं कहाँ पर, ड्राई ड्राउट, ड्राई की सेकंड फॉर्म है ड्राई ड्राउट, ड्राउट ड्राई, ठीक है। तो सूखा, बाढ़ यानी कि फ्लूड्स, और भयंकर तूफानों की संख्या और तीव्रता यानी तेजी से और तीव्रता बढ़ रही है। मतलब जो सूखा, बाढ़ और भयंकर तूफान है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। कृषि और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर असर, गर्मी बढ़ने से हीट वेव्स और संक्रामक इन्फेक्टियस बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन कौन से उपाय या रणनीतियाँ स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं। मतलब जो धारणीय विकास है उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए भारत में कौन कौन से उपाय या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है उसको समझते हैं। धारणीय विकास केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर नागरिक की। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, मतलब कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, रणनीतियाँ क्या बोलते हैं, रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, जीवाश्म ईंधन की, तो कोयला, पेट्रोलियम के उपयोग को कम करना। सौर ऊर्जा, सोलर पावर, पवन ऊर्जा यानी वाइंड पावर, और पन बिजली यानी पानी और बिजली यानी हाइड्रो पावर जैसे अक्षय यानी नॉन एग्जॉस्टिबल और पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना यानी प्रमोट देना। तो एक और बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोयला, पेट्रोलियम के उपयोग को कम करना। सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर, पवन ऊर्जा यानी वाइंड पावर, और पन बिजली हाइड्रो पावर जैसे अक्षय यानी नॉन एग्जॉस्टेबल और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली ऊर्जा स्रोतों को क्या कर दिया जाए, बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट को समझते हैं हम। प्रदूषण नियंत्रण नियम और तकनीकें, पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस एंड टेक्निक्स। उद्योगों और शहरों से निकलने वाले गंदे पानी यानी कि सीवेज को साफ करने के लिए उपचार संयंत्र, मतलब उपचार करना चाहिए, उपचार संयंत्र ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना अनिवार्य यानी मैंडेटरी करना। वाहनों के लिए कठोर यानी कि स्ट्रिक्ट यानी प्रदूषण मानक एमिशन नॉर्म्स लागू करना। उद्योगों को ऐसी तकनीकें यानी टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए प्रेरित करना, यानी जो इंडस्ट्री है उनको ऐसी टेक्नोलॉजीज अपनाने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना जो कम अपशिष्ट पैदा करे यानी कम वेस्ट पैदा करे। तीसरा पॉइंट क्या है, जैविक खेती और टिकाऊ कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्यूर और नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इससे भूमि और जल प्रदूषण कम होता है और भूमि की उर्वरकता यानी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, फर्टिलिटी बनी रहती है। एक और बार पढ़ देता हूँ इसे भी मैं। तीसरा पॉइंट है जैविक खेती और टिकाऊ कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो भी रासायनिक उर्वरक हैं
जो भी कीटनाशक है उनके उपयोग को कम किया जाए। जैविक खाद करके उनको कम करके जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर और प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल जो भी खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा ना, भूमि और जल प्रदूषण कम होगा और भूमि की उर्वरकता फर्टिलिटी बनी रहती है। चौथा पॉइंट है सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सीएनजी, निजी वाहनों प्राइवेट व्हीकल्स के उपयोग को कम करने के लिए सार्वजनिक यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस मेट्रो को बेहतर बनाना। पेट्रोल डीजल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन क्लीन फ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर बड़े शहरों में। तो पांचवा पॉइंट है जागरूकता, शिक्षा और भागीदारी, अवेयरनेस एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करना, लोगों को पेड़ों के महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक अवेयर करना, जगाना लोगों को। और वन रोपण यानी अफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने के कार्यक्रम को बढ़ावा देना। छठी चीज है संसाधनों का मितव्ययी, इकोनॉमिकल उपयोग। तो ये 3R के रूल को आपको समझना जरूरी है। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल करना। तो इनको समझते हैं। कम उपयोग करना, वस्तुओं का कम उपयोग यानी कंजप्शन करना। और रीयूज की बात करें तो वस्तुओं को फेंकने के बजाय बार बार उपयोग करना, रीयूज करना। रिसाइकल की बात करें तो कचरे को प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा फिर से उपयोगी उत्पाद यानी यूजफुल प्रोडक्ट में बदलना, जैसे पुराने कागज से नया कागज बनाना। तो ये 3R का रूल आप समझ गए होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो इसी के संग हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है पूरी तरह से। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा अगर आपने सारे टॉपिक समझ लिए होंगे इस सिंगल वीडियो में, तो अच्छी बात है। वरना एक और बार वीडियो देख लेना अगर क्लियर ना हो तो। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट कर देना, समझा दिया जाएगा आपको। और अगर आपको इसकी पूरे की पीडीएफ चाहिए हो तो भी कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बता दूंगा कैसे मिलेगी, अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।